नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षित भारत के डेली करंट अफेयर कार्यक्रम में। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम कब से शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर होगा 16 जनवरी। 16 जनवरी से गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि हम इसका क्या है देशव्यापी वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाएंगे। इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे बाद में। पहले हम देख लेते हैं 10 जनवरी। 10 जनवरी क्यों जाना जाता है? इस दिन क्या होता है? विश्व हिंदी दिवस होता है। विश्व हिंदी दिवस होता है। और 26 जनवरी को क्या है? भारत का क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम की। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में हम देखते हैं। जो दैनिक भास्कर में जो न्यूज आई है उसके अकॉर्डिंग हम देखें कि किसे लगेगी सबसे पहले वैक्सीन, यानी कि पूरे देश को तो वैक्सीन एक साथ लगा नहीं सकते। तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी किसकी रखी गई है, तो इसमें जो 27 करोड़ लोग हैं, जो 27 करोड़ लोग हैं हाई रिस्क वाले, उनको पहले दी जाएगी। ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 साल या उससे अधिक है, साथ ही 50 वर्ष से कम उम्र के ऐसे लोग जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, यानी जो 50 साल से कम उम्र के लोग हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और अन्य बीमारियां हैं, उन्हें पहले वैक्सीन दी जाएगी। और इसके साथ इसी के अंदर 1 करोड़ है वो हेल्थ वर्कर्स को भी शामिल किया गया है। स्वास्थ्य से जुड़े काम करने वाले सभी कर्मचारी हैं जैसे डॉक्टर, नर्स वगैरह, इनको भी क्या है ये वैक्सीन दी जाएगी। और जो 2 करोड़ फ्रंट लाइन के वर्कर्स हैं हमारे केंद्र और राज्यों की, जैसे पुलिस हो गई, आर्मड फोर्सेज हो गई, होमगार्ड्स हो गई, सिविल डिफेंस हो गई, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलेंटियर्स हो गए, म्यूनिसिपल वर्कर्स हो गए, इन सबको क्या है ये वैक्सीनेशन, इन सब का वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके बाद हमारा जो इसके बारे में हम आगे देखते हैं वैक्सीन के बारे में कि देश में अभी तक 2 वैक्सीन है उनको मंजूरी मिली हुई है। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DGCI ने इमरजेंसी यूज के लिए यानी आपात यूज के लिए प्रयोग के लिए 2 वैक्सीन को अभी तक मंजूरी दी है, जिसमें पहली जो वैक्सीन है वो कोविशील्ड है, जिसे एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया है। और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII कोविशील्ड का प्रोडक्शन कर रही है। इसका जब हाफ डोज दिया गया तो इफिकेसी है वो 90% रही और 1 महीने बाद फुल डोज में इसकी इफिकेसी है वो 62% रही। इस तरह के डोज में औसत इफिकेसी है वो 70% रही। और कोविशील्ड के 5 करोड़ डोज है वो तैयार है अभी तक। दूसरी वैक्सीन कोवैक्सीन है। अभी इसके फेज 3 का ट्रायल के नतीजे नहीं आए हैं। ट्रायल तो हो गया है लेकिन इसके नतीजे नहीं आए हैं। और कोवैक्सीन है, इसको भारत बायोटेक है वो बना रहा है। इसके फेज 2 ट्रायल्स के नतीजों के मुताबिक कोवैक्सीन की वजह से शरीर में बनी एंटीबॉडी है वो 6 से 12 महीने तक कायम रहेगी। और कोवैक्सीन के जो 2 करोड़ डोज है वो अभी तैयार हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश में 9 जनवरी 2021 को श्री विजय एयरलाइंस का विमान बोइंग 737 है वो क्रैश हो गया, जिसमें 3 बच्चों और कुछ क्रू मेंबर सहित 62 लोग सवार थे, जिनके बारे में अभी कोई पता नहीं चला है और वो क्या है लापता है। तो यह घटना किस देश में हुई है? इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? इंडोनेशिया होगा। और इसके बाद हम इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो इंडोनेशिया है वो क्या है? दक्षिण एशियाई एक देश है और वहाँ के जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो है जोको विडोडो। ये जो इंडोनेशिया है वो यहाँ पर पड़ता है और लगभग 17,000 द्वीपों वाला एक देश है। इसके उत्तर की ओर फिलीपींस पड़ता है और इसके दक्षिण की तरफ ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। और इधर इसके
यह काफ़ी द्वीपों में बंटा हुआ है। इसके जो महत्वपूर्ण द्वीप है वो सुमात्रा हो गया, जावा हो गया, बाली हो गया, ये इंडोनेशिया का जो मुख्य द्वीप है। और यहाँ पर ही इसके क्या है, इसकी जो राजधानी है, कैपिटल, वो स्थित है, जिसका नाम है जकार्ता। जकार्ता। और इसके बाद हम देखें तो यह परिप्रशांतीय पट्टी के अंदर आता है, जिसके कारण यहाँ पर ज्वालामुखियाँ और भूकंप जैसी घटनाएं आम बात है। यह प्लेट विवर्तन की दृष्टि से अशांत क्षेत्रों में आता है। इसके बाद हम देखें हमारा अगला जो क्वेश्चन कि विश्व हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 10 जनवरी, यानी आज ही के दिन क्या है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर हम देखें 12 जनवरी की, तो 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और इसके बाद अगर हम देखें 14 सितंबर को, तो 14 सितंबर को क्या है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो मनाया जाता है। और जो 24 जनवरी है, 24 जनवरी, इसको कौन सा दिवस मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल गर्ल्स डे मनाया जाता है 24 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। हम बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस की, तो विश्व हिंदी दिवस है तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, और उसी दिन के उपलक्ष्य में 10 जनवरी 2006 से हम विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं। अब हम बात करें कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने जाने के पैमाने पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है, वो क्या है, हिंदी है। मातृभाषा के रूप में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी भाषा है। और भाषाओं पर रिसर्च और एनालिसिस करने वाले पब्लिकेशन एथनोलॉग के मुताबिक दुनिया में करीब 63.7 करोड़ लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं। अंग्रेजी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, और सबसे जो पहला नंबर है वो अंग्रेजी का है बोलने की दृष्टि से। और चीन की जो मदारिन लैंग्वेज है वो दुनिया में बोले जाने की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, जबकि तीसरी सबसे बड़ी भाषा है वो कौन सी हो गई, वो हो गई हिंदी, वो होगी हिंदी। इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि देश का पहला मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर किस राज्य में बनेगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कर्नाटक। कर्नाटक में ये क्या है, देश का पहला टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा, जहां पर खिलौनों का उत्पादन वगैरह किया जाएगा। और अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक के जो सीएम है BS येडियुरप्पा, उन्होंने क्या है, इसका जो शिलान्यास है वो किया है अभी, पहले टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का। और यह कर्नाटक के बानपुर नामक गांव में बनाया जाएगा। यह कर्नाटक के बानपुर नामक गांव में बनाया जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो राजस्थान है, यहाँ के जो सीएम हैं वो श्री अशोक जी गहलोत हैं, कांग्रेस पार्टी से। केरल के जो सीएम है वो पिनरई विजयन है, पी विजयन के नाम से जाना जाता है, पी विजयन के नाम से जाना जाता है उन्हें। और असम है, जो असम के जो सीएम है वो है सर्बानंद सोनोवाल, वो है सर्बानंद सोनोवाल। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ट्विटर ने किस राजनेता का ट्विटर अकाउंट है वो हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया है, तो
किस राजनेता का ट्विटर अकाउंट है वो हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया है? तो डोनाल्ड ट्रंप का, जो अमेरिका के अभी भी राष्ट्रपति है, उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो उनका सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि अभी एक दो दिन पहले ही क्या है, व्हाइट हाउस यानी कि अमेरिका की जो संसद है वहां पर क्या है, जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक है उन्होंने क्या है, हिंसा और उपद्रव मचाया था, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को क्या है, उनका समर्थन करने के लिए के आरोप में ट्विटर ने उनके भड़काऊ ट्वीट की वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे क्या है, हिंसा को बढ़ावा मिल सकता है। इसके बाद हम बात देखें कि इमरान खान, तो इमरान खान है वो क्या है, इमरान खान है वो पाकिस्तान के क्या है, प्रधानमंत्री है। और अगर हम व्लादिमीर पुतिन की बात करें तो ये रूस के राष्ट्रपति हैं। और हसन रूहानी है वो क्या है, ईरान के क्या है, राष्ट्रपति हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के किस वरिष्ठ वैज्ञानिक ने आरोप लगाया कि उन्हें स्लो पॉइजन देकर मारने की कोशिश की जा रही है? तो इसरो के कोई वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है कि उन्हें स्लो पॉइजन यानी कि धीमा जहर देकर के मारने की कोशिश की जा रही है। तो इसका सही उत्तर होगा तपन मिश्रा, जो डॉक्टर तपन मिश्रा है उन्होंने ये आरोप लगाया है। अगर हम बात करें के सिवान जी की, तो ये क्या है, ये इसरो के क्या है, वर्तमान में चेयरमैन है, इसरो के चेयरमैन है। और डॉक्टर जी सतीश रेड्डी की अगर हम बात करें तो ये डीआरडीओ के चीफ है। इसके बाद हम देखें कि स्लो पॉइजन होता क्या है, तो स्लो पॉइजन है वो धीमा जहर होता है, वो क्या है, शरीर में धीरे धीरे से क्या है, शरीर को कमजोर बनाता जाता है और अंत में मृत्यु हो जाती है। अब हम कुछ स्लो पॉइजन की बात करते हैं, तो ऑर्सेनिक है, उसको भी एक प्रकार का स्लो पॉइजन माना जाता है। तो ऑर्सेनिक है, इसमें रंग, गंध और स्वाद नहीं होता, शरीर में ज़्यादा चला जाए तो पेट में तेज मरोड़ होते हैं और उल्टियाँ होती है और मौत हो जाती है। लास्ट में इसका नतीजा क्या है, मौत है। अब हम देखें हेमलोक, तो हेमलोक है, इसका पौधा होता है और यह शरीर में चला जाए तो बहुत धीमा पैरालिसिस अटैक होता है और शरीर मंद पड़ जाता है और कुछ समय बाद व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो इसका भी अंतिम जो रिजल्ट है वो मौत ही है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो अगला हमारा है स्लो पॉइजन का एग्जाम्पल, डाई मिथाइल मरकरी, यह बहुत धीमा असर करता है। 1996 में इंग्लैंड में केमिस्ट्री के एक प्रोफेसर के हाथों पर एक दो बूंद गिर गया था और 4 महीने बाद उनका इस पर असर देखा गया और 10 माह बाद उनकी मौत हो गई, ऐसा बताया जाता है। तो इसका भी अंतिम रिजल्ट है वो मौत ही है। बात करते हैं पोलोनियम 210 की, तो यह चांदी जैसा रेडियो एक्टिव पाउडर है, इसकी सिर्फ 1 ग्राम मात्रा है वो जान ले सकती है। अगर एक बार खून में मिल जाए तो इसे किसी भी तरह अलग नहीं किया जा सकता है। इसके बाद अगला जो एग्जाम्पल है स्लो पॉइजन का वो मरकरी, यह तरल रूप में पाई जाने वाली धातु है। तो यहाँ पर एक चीज हम और देखते हैं कि तरल रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जो पारा है, मरकरी है, वो तरल रूप में पाई जाने वाली धातु है कमरे के तापमान पर यानी सामान्य तापमान पर। यह खून में पहुंचकर धीमे जहर का काम करती है और इसका मिथाइल मरकरी के रूप में सबसे घातक क्या है, जो इसका मिथाइल मरकरी रूप है वो सबसे घातक है, यह भी जानलेवा है। इसके बाद साइनाइड की बात करें तो सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड और हाइड्रोजन साइनाइड तथा साइनोजेन क्लोराइड सबसे घातक जहर हैं। शरीर में 3 ग्राम से ज़्यादा साइनाइड चला जाए तो तुरंत मौत हो जाती है। ये हमारे कुछ स्लो पॉइजन के एग्जाम्पल थे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण की कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया है। क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो क्षैतिज आरक्षण का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 15(3) यानी कि 15(3) यानी कि 15(3) के अंदर है। तो हमारा सही उत्तर होगा ए।
अगर हम बात करें आर्टिकल 16(4) की यानी ऑप्शन बी की, तो इसके अंदर क्या है, ऊर्ध्वाधर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगर इसकी बात करें तो ये अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करता है, अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। और 19(1) की बात करें हम, आर्टिकल 19(1) की बात करें तो यह अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगर हम बात करें ऊर्ध्वाधर आरक्षण की, तो ऊर्ध्वाधर आरक्षण जिसे वर्टिकल रिजर्वेशन भी कहा जाता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को संदर्भित करता है। यह कानून के तहत निर्दिष्ट प्रत्येक समूहों के लिए अलग से लागू होता है और उदाहरण इसका है वो अनुच्छेद 16(4) यानी अनुच्छेद 16(4) ऊर्ध्वाधर आरक्षण की परिकल्पना करता है। अब हम बात करते हैं क्षैतिज आरक्षण की, जिसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी कहा जाता है। इसके तहत ऊर्ध्वाधर श्रेणियों की एक विशेष वर्ग जैसे महिलाओं, बुजुर्गों, ट्रांसजेंडर समुदाय और विकलांग व्यक्तियों आदि को निकालकर आरक्षण दिया जाता है। उदाहरण इसका है वो अनुच्छेद 15(3) है, क्षैतिज आरक्षण की परिकल्पना करता है। यह